गांधी सदी के सर्वाधिक प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति, और इस बात का प्रमाण है मृत्यु के इतने दिनों बाद भी उनकी अप्रत्यक्ष उपस्थिति। इसमें कोई दो राय नहीं कि गांधी ने स्वाधीन भारत की कल्पना की और उसके लिए कठिन संघर्ष किया, लेकिन लोग यह भी मानते हैं कि गांधी के दो चेहरे थे, एक सरल व सादा व्यक्तित्व और दूसरा आत्ममुग्ध अहिंसक तानाशाह। आखिर क्यों आजादी के इतने सालों बाद भी भारतीय जनमानस का एक वर्ग उन्हें राष्ट्रपिता कहकर बुलाता है तो दूसरा वर्ग भारत विभाजन का सूत्रधार? आखिर उन पर तुष्टीकरण का आरोप क्यों लगाया जाता है? आज हम इतिहास में दर्ज घटनाओं और गांधी जी के द्वारा लिए गए निर्णयों और कथनों के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे। सादा व्यक्तित्व महात्मा गांधी की ईमानदारी, स्पष्टवादिता और सत्यनिष्ठा के कई किस्से प्रचलित हैं, जिनसे उनके महान व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक मिलती है। ऐसी ही एक घटना दक्षिण अफ्रीका की है। एक प्रसिद्ध व्यापारी रुस्तमजी गांधी के मुवक्किल और निकटतम सहयोगी भी थे। वे अपने सभी कार्य अक्सर गांधी की सलाह के अनुसार ही किया करते थे। कलकत्ता और बंबई से तब उनका काफी सामान आता था, जिस पर वे चुंगी चुराया करते थे। उन्होंने यह बात सदैव गांधी से छिपाए रखी। एक बार चुंगी अधिकारियों द्वारा उनकी यह चोरी पकड़ ली गई और उनके जेल जाने की नौबत आ गई। वे दौड़े दौड़े गांधी जी के पास पहुंचे और पूरा वृत्तांत सुना डाला। गांधी ने उनकी पूरी बात गौर से सुनने के बाद उन्हें उनके अपराध के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए सलाह दी कि तुम सीधे चुंगी अधिकारियों के पास जाकर अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर लो, फिर भले ही इससे तुम्हें जेल क्यों न हो जाए। गांधी की सलाह मानकर रुस्तम जी तुरंत चुंगी अधिकारियों के पास पहुंचे और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। चुंगी अधिकारी उनकी स्पष्टवादिता से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन पर मुकदमा चलाने का विचार त्याग कर उनसे चुंगी की बकाया राशि से दोगुनी राशि वसूलकर उन्हें छोड़ दिया। गांधी का विचार था, भारत गांवों में बसता है और जब भी इस देश को स्वराज मिलेगा वो गांवों से मिलेगा, न कि शहरों से। शायद इसीलिए वो अपने अनुयायियों को कहा करते थे कि गांवों में जाकर रहो, वहां के लोगों को समझो। वह हमेशा चाहते थे कि लोग अपने विवादों झगड़ों को बातचीत से तथा जरूरत पड़ने पर गांव के रिश्तेदारों या बड़ों की मदद से सुलझाएं। अदालत में जाने का मतलब था लंबा संघर्ष, शोषक वकीलों का भारी खर्च और समय गंवाना। उन्होंने सोचा कि अंग्रेजी भाषा लोगों को गुलाम बनाती है। इसी कारण भारत ने अपनी संस्कृति और विरासत आदि खो दी। पाखंड और अत्याचार बढ़ गया, धोखा और अहंकार बढ़ गया। सबसे अच्छी भाषा है हिंदुस्तानी या लोगों की स्थानीय भाषा। वह चाहते थे कि मशीनरी से पूरी तरह से बचा जाए। मशीनरी ने एक प्रकार से उन्हें अपना दास बना लिया है। उत्पादन के लिए हाथ और पैर का उपयोग करना स्वास्थ्य और खुशी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। स्वराज का उनका विचार मूल रूप से होम रूल था, जिसका अर्थ था आत्मा का शासन या नियंत्रण। दूसरे शब्दों में आत्मबल या प्रेम शक्ति के माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरोध। उन्होंने हमेशा सोचा कि स्वराज गांवों से ही आएगा, शहरों से नहीं। भारत का उद्धार पिछले 50 वर्षों में जो कुछ भी सीखा गया है उसे सीखने में शामिल है। उच्च वर्गों को सचेत, धार्मिक और जानबूझकर सादा कृषक जीवन जीना सीखना होगा, क्योंकि यही सच्चा सुख देने वाला जीवन है। यही उनका स्वराज का मार्ग था। उनके आश्रमों में सभी समान थे, सभी को बारी बारी से सभी काम करने पड़ते थे, जिसमें शौचालय की सफाई भी शामिल थी। उनका भोजन बहुत सादा था और आश्रम में रहने वाले सभी लोग भी सादा भोजन ही ग्रहण करते थे। किसी भी बीमारी के इलाज की उनकी पद्धति प्रकृति के माध्यम से थी और वे दवाओं, विशेष रूप से एलोपैथी दवाओं से परहेज करते थे। गांधी का राजनीतिक जीवन गांधी को पढ़ने वाले और समझने वाले गांधी के राजनीतिक जीवन को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं।
एक भाग जिसमें लोग उन्हें एक जननेता और अहिंसा के पुरोधा के रूप में देखते हैं, और दूसरा भाग जिसमें गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण, नेहरू से पक्षपाती व्यवहार, आत्ममुग्ध और हठधर्मी होने के आरोप लगाते रहे हैं। गांधी अपने राजनीतिक जीवन की तलाश में सन 1915 में भारत आए, और भारत आने के बाद जो पहला काम उन्होंने किया वो था भारत भ्रमण। उन्होंने भारत में अपने शुरुआती एक साल में संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। वो भारत के गांवों में गए ताकि वो गांवों को समझ सकें और एक जन आंदोलन खड़ा कर सकें। चूंकि साउथ अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण जनमानस में उनकी एक अच्छी छवि पहले से ही बन चुकी थी, तो यह कार्य उनके लिए मुश्किल भी नहीं था। भारत में वैसे तो उनका पहला आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण बिहार के पश्चिमोत्तर इलाके में आता है। इसकी सीमाएं नेपाल से सटती हैं। यहाँ पर उस समय अंग्रेजों ने व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे में 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती किसानों को करनी ही होगी। पूरे देश में बंगाल के अलावा यहीं पर नील की खेती होती थी। इसके किसानों को इस बेवजह की मेहनत के बदले में कुछ भी नहीं मिलता था। इतना ही नहीं, उन पर 42 तरह के अजीब से करों का बोझ भी डाला गया था। महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम रखा। यहाँ उन्हें राजकुमार शुक्ल जैसे कई किसानों का भरपूर सहयोग मिला। पीड़ित किसानों के बयानों को कलमबद्ध किया गया। स्थानीय अखबारों में भरपूर चर्चा हुई, जिससे आंदोलन को जनता का खूब साथ मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह पिछले 135 सालों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई। साथ ही नील के किसानों का शोषण भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। ब्रिटिश हुकूमत अपनी सत्ता के नशे में चूर थी। अपनी दमनकारी नीतियों को और शक्ति देने के लिए तथा अपने साम्राज्य के खिलाफ भविष्य में आने वाली किसी भी विरोध की चिंगारी को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार 1919 में रॉलेट एक्ट नाम से एक कानून लेकर आई, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत को यह अधिकार था कि वो बिना किसी जुर्म के, बिना न्यायालय के आदेश के, बिना किसी कानूनी दखल के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती थी और सजा सुना सकती थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नो वकील, नो अपील, नो दलील। गांधी ने इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपनी हड़ताल शुरू कर दी और यहीं से लोगों ने गांधी को जननेता के रूप में देखना शुरू कर दिया। यही वो वक्त था जब 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ। गुजरांवाला शहर में हवाई बमबारी के बाद 2 अंग्रेजी महिलाओं की मौत हो गई। भारतीयों को अपने पेट पर रेंगने के लिए कहा गया और आखिरकार बैसाखी के दिन भीषण नरसंहार हुआ। हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। खिलाफत मूवमेंट अहम जब खिलाफत मूवमेंट का नाम सुनते हैं तो ऐसा आभास होता है कि यह अंग्रेजों के खिलाफ भारत के क्रांतिकारियों द्वारा चलाया गया एक अभियान था। लेकिन जब आप खिलाफत मूवमेंट के बारे में सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सालों की प्रताड़ना झेल चुका देश, जिसके खुद के स्वराज की आशा कोसों दूर थी, कैसे एक दूसरे देश की धार्मिक आस्था की लड़ाई में कूद पड़ा। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, तो युद्ध खत्म होने पर अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान को उसके शासन से हटा दिया। इसके विरोध में भारत के मुसलमान, जो तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि एक धर्म विशेष का आंदोलन देश का आंदोलन कैसे बन गया। तो यहीं से शुरुआत होती है गांधी जी के उन फैसलों की, जिसके बाद उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगने शुरू हुए। किस्सा कुछ यूं है कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग चाहते थे। इन दोनों का मानना था कि अगर गांधी ने हमारे इस आंदोलन को समर्थन दे दिया तो हमारे आंदोलन में सारा देश साथ होगा। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता इसके पक्ष में नहीं थे,
क्योंकि उनका मानना था कि गांधी और कांग्रेस का खिलाफत में शामिल होना देशहित में नहीं है। देश ने पहली बार गांधी जी की हठधर्मिता देखी और गांधी खिलाफत मूवमेंट में शामिल हो गए। कांग्रेस को भी गांधी के आगे झुकना पड़ा और वो सितंबर 1920 में इस आंदोलन में कूद गई। यहाँ अचरज की बात यह है कि सितंबर 1920 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें उन्होंने लिखा, खिलाफत पहले और पंजाब जलियांवाला बाग कांड बाद में। कांग्रेस का यह कथन आजादी के दौरान उनकी प्राथमिकता को दर्शाता है। जिन्ना उस वक्त कांग्रेस में थे, साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम लीग में भी जगह बना ली थी। यह वही वक्त था जब मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ सहयोग कर रही थी। वर्ष 1920 के दिसंबर महीने में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वह सिर्फ जिन्ना ही थे जो गांधी के असहयोग आंदोलन के खिलाफ खुलकर बोले। जिन्ना ने कहा, मैं यहाँ खुले रूप में कहना चाहूँगा कि आप कभी भी बिना खून बहाए आज़ादी प्राप्त नहीं कर पाओगे। वैसे लाला लाजपत राय भी उन लोगों में थे जो गांधी जी से सहमत नहीं थे, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से इस बात को बोलने से डरते थे। हालांकि उन्होंने एक बार यह जरूर कहा था कि मुस्लिमों को साथ लेने की इच्छा के कारण हमने खिलाफत आंदोलन को अपनाया, लेकिन इससे मुस्लिम और अधिक उग्र हो गए। मुस्लिम तुष्टीकरण की गांधी की यह शुरुआत उनकी बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई और देश ने मुपला नरसंहार देखा। वर्ष 1934 में गांधी ने कांग्रेस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, लेकिन उन्होंने ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना की अनुमति ले ली। उन्होंने बाद में संपूर्ण देश का भ्रमण किया, जिससे ग्रामीण भारत के लोगों में उनकी लोकप्रियता और साख बनी रही। गांधी एक आत्ममुग्ध व्यक्तित्व यानी ऐसा आदमी जिसको यह लगता है कि जो वो बोल रहा है वो ही सही है, बाकी सब या तो गलत या सही ज्ञान से वंचित हैं। गांधी के बारे में भी बहुत से लोगों के यही विचार सामने आते हैं। डॉक्टर खरे, नारायण भास्कर खरे, जिनको लोग डॉक्टर खरे के नाम से जानते थे, गांधी के मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ बोलने वाले गिने चुने कांग्रेसी नेताओं में से एक थे। 1937 में वे मध्य प्रांत से मुख्यमंत्री थे। वह लोकमान्य तिलक द्वारा प्रचारित गरम दल के समूह से थे। उन्हें कांग्रेस द्वारा मुसलमानों का लगातार तुष्टीकरण पसंद नहीं था। जब भी वह अपने विचारों के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलते थे, गांधी और नेहरू को यह पसंद नहीं था। एक बार गांधी ने उन्हें सेवाग्राम आश्रम बुलाया और अपना इस्तीफा देने के लिए कहा। डॉक्टर खरे ने गांधी को यह कहते हुए हामी भर दी कि मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है, आप एक कागज पर लिख दीजिए और मैं उस कागज पर हस्ताक्षर कर दूंगा। फिर क्या था, गांधी जी ने इस्तीफा लिख दिया और डॉक्टर खरे उस कागज को लेकर बॉम्बे चले गए और वहां हर जगह इस बात को प्रचारित कर दिया कि देखो कैसे गांधी जी अपने से अलग विचार रखने वालों को मजबूर करते हैं। हालांकि बाद में डॉक्टर खरे को इस्तीफा भी देना पड़ा और उन्हें कांग्रेस से भी निकाल दिया गया। सुभाष चंद्र बोस 1938 ही में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 1939 में जब त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, तब इस पद के लिए महात्मा गांधी की पहली पसंद अबुल कलाम आजाद माने जा रहे थे, लेकिन अबुल कलाम खुद सुभाष के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते थे। दोनों ही कलकत्ता से आते थे, जहां सुभाष की लोकप्रियता न केवल बहुत ज्यादा थी बल्कि दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। तब गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया। रुद्रांशु मुखर्जी की पुस्तक नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स कहती है, पट्टाभी सीतारमैया को उनकी इच्छा के विरुद्ध उम्मीदवार बना दिया गया। दरअसल उनका कहना था कि उनसे इसके बारे में पूछा तक नहीं गया कि क्या वो दावेदार बनना चाहते हैं। इधर सुभाष के रुख से कांग्रेस में कलह बढ़ने लगी, क्योंकि वो अपनी दावेदारी पर अडिग थे।
पटेल ने सुभाष से कहा कि बेहतर हो कि वो बैठ जाएं और पट्टाभी के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ करें। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव इसी माहौल में 29 जनवरी 1939 को हुआ। सुभाष को 1580 वोट मिले और सीतारमैया को 1377 वोट। गांधी जी और पटेल पूरा जोर लगाने के बाद भी पट्टाभी को जीत नहीं दिला सके। गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर इसे अपनी हार माना। इसी समय गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अलग हो गए। इसके बाद पटेल और अन्य सदस्यों ने भी कार्यसमिति से इस्तीफा दे दिया, लेकिन गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन पारित करवाया कि जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वो अपनी कैबिनेट का विस्तार गांधी जी से विचार और सुझावों के साथ ही करेगा। बोस ने माना कि गांधी को उन पर भरोसा नहीं है और उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से अपना इस्तीफा दे दिया। आम्बेडकर 1932 में दलितों के मुद्दे पर गांधी और आम्बेडकर के बीच कुछ मतभेद थे। आम्बेडकर पर दबाव बनाने के लिए गांधी अनशन पर चले गए। आम्बेडकर को झुकना पड़ा, हालांकि उन्होंने कहा, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन इस देश को आपकी जरूरत है, इसलिए मैं आपकी बात मान रहा हूँ। गांधी ने अपना अनशन तोड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। भारत ब्रिटिश आर्मी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत के 2.5 मिलियन सैनिक इस लड़ाई में उनके साथ लड़ रहे थे। गांधी का विचार था कि ऐसे समय में अगर हम अंग्रेजों का साथ देते हैं तो अंग्रेज दया के भाव से लड़ाई के बाद भारत को आजाद कर देंगे। 1942 के आसपास खबरें आने लगी थीं कि सुभाष ने जापान के पीएम को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए मना लिया है। आनन फानन में अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा कि एक कानून बनाकर भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, लेकिन बोस के प्रभाव के कारण क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कांग्रेस को नकारना पड़ा और पूर्ण स्वराज की मांग करनी पड़ी। अपनी पहचान बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो ज्यादातर चाटुकार इतिहासकारों ने यह लिखा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट देश की आजादी की नींव था, किंतु सत्य यह है कि इस आंदोलन को 1 महीने के भीतर अंग्रेजों ने बुरी तरह से कुचल दिया था। इस आंदोलन की संभावना अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही कर ली गई थी। परिणाम स्वरूप गांधी सहित सभी नेताओं को जल्दी से गिरफ्तार कर लिया गया और नेतृत्व विहीन सामूहिक उथल-पुथल के कारण पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया गया। 1 महीने के भीतर यह पूरी तरह से टूट गया था। वर्ष 1944 तक जब नेताओं को रिहा किया गया था, गांधी थक गए थे और अंग्रेजों के साथ बातचीत के मामले में आगे बढ़ने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी। कांग्रेस अध्यक्ष का पद और 1947 की आजादी, आपने वर्षों से हमारे नेताओं को यह कहते सुना होगा कि पटेल को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन गांधी जी ने नेहरू को बना दिया। आखिर क्या है वो किस्सा जब विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रथम प्रधानमंत्री को चुनने के लिए लोकमत की ही नहीं सुनी गई। सन 1946 का साल था। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अंदर खाने यह चर्चा होने लगी कि जो अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही आजाद भारत का प्रधानमंत्री होगा। नेहरू की महत्वाकांक्षा कांग्रेस के भीतर और बाहर किसी से छुपी हुई न थी। आजाद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने का सपना संजोए बैठे थे, लेकिन उनके लिए दिक्कत यह थी कि उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष लगातार 5 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता था। तो आखिरकार गांधी ने आजाद को नॉमिनेशन करने से मना कर दिया। वैसे भी गांधी जी की पहली पसंद नेहरू थे और उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को इस बात से अवगत भी करवा दिया था, लेकिन गांधी तब सत्ते में आ गए जब 15 स्टेट कमेटी, जिनको अगला अध्यक्ष चुनना था, में से 12 ने पटेल को अपना नेता माना और नेहरू के समर्थन में एक भी वोट नहीं आया, लेकिन गांधी ने पटेल को अपना नाम वापस लेने के लिए मना लिया।
जब गांधी से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि पटेल संगठन का आदमी तो अच्छा है, पर एक तो नेहरू नहीं मानेंगे, दूसरा नेहरू में अंग्रेजियत है जो कि पटेल में नहीं है, और फिर दुनिया के अंग्रेज नेहरू को जानते भी हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जब राजेंद्र प्रसाद को यह पता चला तो उनका कथन था कि गांधी हैड वंस अगेन सैक्रिफाइस्ड हिज ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट इन फेवर ऑफ द ग्लैमरस नेहरू। नोआखली दंगे अक्टूबर 1946 में नोआखली में सांप्रदायिक दंगे हुए। यह मुस्लिमों का हिंदुओं पर हमला था। गांधी नोआखली गए और लोगों को प्यार और शांति का अपना संदेश दिया, लेकिन फिर भी पहले कलकत्ता और उसके बाद बिहार में मुस्लिम हिंदू दंगे हुए। धीरे धीरे गांधी को यह महसूस होने लगा था कि सुभाष ने मुस्लिम और हिंदुओं को एक साथ रखकर तथा सफल रूप से इना चलाकर खुद को एक सच्चा देशभक्त साबित किया है। मार्च 1947 तक गांधी को यह आभास भी होने लगा कि अब कांग्रेस में उनका नियंत्रण पहले जैसा नहीं रह गया है, और न तो नेहरू और न ही जिन्ना पीछे हटने को तैयार थे, तो विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। गांधी के व्रत गांधी ने उन सभी चीजों के लिए उपवास किया जो वे करना चाहते थे। उनके राजनीतिक काल में 16 उपवास, संघ कार्यकर्ताओं के लिए उपवास, हड़ताल के दौरान हिंसा के लिए उपवास, आम्बेडकर के खिलाफ सहित हरिजनों के लिए उपवास, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास, नोआखली मुसलमानों के लिए उपवास, जनवरी 1948 में पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़, साथ ही जनसंख्या के आदान प्रदान के दौरान मुसलमानों को मुस्लिम घरों और मस्जिदों की बहाली। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उन्होंने विभाजन के खिलाफ मुस्लिम तुष्टीकरण मोपला हिंदू नरसंहार आंदोलन के मद्देनजर होने वाले विकारों में से सबसे खराब अगस्त 1921 में मोपला विद्रोह था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई सैनिकों को निष्क्रिय कर दिया गया था, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम थे। मालाबार तट पर अपने घरों को लौट आए थे। मोहम्मद अली के भाषणों ने दक्षिण में धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया था। इससे मालाबार तट के मोपला मुसलमानों को उकसाया गया और उन्होंने पहले अंग्रेजों पर अत्याचार किया, फिर उन्हें अंग्रेजों से जोड़ने वाले हिंदुओं पर। हिंदुओं ने बलात्कार, लूट, धर्मांतरण और हत्याओं का सामना किया। युवा लड़कियों को उनके माता पिता, पतियों से हटा दिया गया था, उनके परिवार के सामने नग्न मार्च करने के लिए मजबूर किया गया था और फिर सामूहिक रूप से बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई। कुछ को गुलाम बनाया गया और फिर उन्हें एक से दूसरे को बेच दिया गया। पुरुषों को धर्मांतरण या मरने के लिए मजबूर किया गया था। सार्वजनिक रूप से खतना किया गया। हिंदू घरों को लूटा गया और जला दिया गया। संभवतः इन्हीं बातों के कारण इस नरसंहार को कुछ लोग हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों का पहला जिहाद भी कहते हैं। आग में घी डालने का काम तब हुआ जब मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर इस नरसंहार को सही ठहराने की कोशिश की। आम्बेडकर ने खुले रूप से इसे मुस्लिम जिहाद कहा, लेकिन गांधी जी के मित्र मौलाना हसरत मोहानी ने इसे यह कहते हुए सही ठहराने की कोशिश की कि यह मुसलमानों के धार्मिक कानूनों के हिसाब से हुआ और सही हुआ। गांधी जी ने भी कहा कि जो मुसलमानों ने किया वो उनके धर्म का हिस्सा है, इसलिए इस पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। गांधी जी ने मुसलमानों के पक्ष में दलीलें दी। दरअसल वह अपने असहयोग आंदोलन के लिए मुसलमानों का समर्थन चाहते थे। दूसरी तरफ अली ब्रदर्स अफगान के खलीफा को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। अली ब्रदर्स ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देश का मुसलमान अफगान की तरफ खड़ा होगा, और अगर हिंदुओं ने उसका साथ नहीं दिया तो वो हिंदुओं से भी लड़ने से पीछे नहीं हटेगा। गांधी का तुष्टीकरण यही नहीं रुका। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुसलमान हिंदुओं को मारना भी चाहते हैं तो हिंदुओं को खुशी खुशी अपने प्राण दे देने चाहिए। उन्होंने हिंदुओं को खुद को मुस्लिम हुक्म के अधीन होने की सलाह दी और उनसे मुसलमानों द्वारा गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने पर जोर न देने की भीख मांगी।
उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपने धार्मिक उत्सव और यात्रा मस्जिद के सामने से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि इससे मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। पुस्तकों का प्रकाशन गांधी जी के मुसलमानों के प्रति इतने अति उदार विचार या दूसरे शब्दों में कहें कि मेहरबानी क्यों थी, किसी को समझ नहीं आया। सभी ने कहा कि गांधी का यह अति उदारवाद मुसलमानों को और उग्र बना देगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं गांधी जी के इस अति उदारवादी चेहरे के। एक और किस्सा सुनिए। साल था सन 1920। अचानक भारत की तमाम मस्जिदों से 2 पुस्तकें वितरित की जाने लगी। एक पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, दूसरी पुस्तक का नाम था 19वीं सदी का लंपट महर्षि। यह दोनों पुस्तकें अनाम थीं, अर्थात इसमें किसी लेखक या प्रकाशक का नाम नहीं था, और इन दोनों पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण, हिंदू धर्म इत्यादि पर बेहद अश्लील, बेहद घिनौनी बातें लिखी गई थीं, और इन पुस्तकों में तमाम देवी देवताओं के बेहद अश्लील रेखाचित्र भी बनाए गए थे। धीरे धीरे ये दोनों पुस्तकें भारत की हर एक मस्जिदों में वितरित की जाने लगी। यह बात जब महात्मा गांधी तक पहुंची, तब महात्मा गांधी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताते हुए कहा कि भारत में सबको अपनी बात रखने का हक है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का यह अधिकार एक तरफा था। दरअसल वर्ष 1923 में लाहौर स्थित राजपाल प्रकाशक के मालिक महाशय राजपाल जी ने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम था रंगीला रसूल। उस पुस्तक के लेखक का नाम भी अज्ञात था। 1.5 साल तक पूरे भारत में रंगीला रसूल बिकती रही, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक 28 मई 1924 को महात्मा गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में एक लंबा चौड़ा लेख लिखकर रंगीला रसूल पुस्तक की खूब निंदा की, और अंत में लिखा कि मुसलमानों को खुद ऐसी पुस्तक लिखने वालों को सजा देनी चाहिए। राजपाल पर मुकदमा चला, लेकिन जब वे सबूतों के अभाव में छूट गए, तो फिर 3 अगस्त 1924 को महात्मा गांधी ने यंग इंडिया अखबार में एक और भड़काने वाला लेख लिखा, और इस लेख में उन्होंने इशारों में लिखा कि जब व्यक्ति को अदालतों से न्याय नहीं मिले, तब उसे खुद प्रयास करके न्याय ले लेना चाहिए। उसके बाद महाशय राजपाल जी के ऊपर 2 बार हमले की कोशिश हुई, और अंत में 6 अप्रैल 1929 का हमला जानलेवा साबित हुआ, जिसमें मोहम्मद इल्मुद्दीन नामक एक युवक ने गढ़ासे से महाशय राजपाल जी के ऊपर कई वार किए, जिससे उनकी जान चली गई। महाशय राजपाल लाहौर में रहते थे। गांधी जी ने लाहौर शहर का दौरा करते समय सांत्वना देने के लिए परिवार से मिलने की कभी जहमत नहीं उठाई। गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में एक लेख लिखा था, जिसमें कहा कि यह हत्यारा तो निर्दोष है, नादान है, क्योंकि उसे अपने धर्म का अपमान सहन नहीं हुआ, और उसने गुस्से में आकर यह निर्णय लिया। गांधी ने वायसराय को यह भी लिखा कि हत्यारे को फांसी न दें, क्योंकि वह केवल 19 साल का लड़का था, खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसके धर्म का अपमान किया गया था। जिन्ना लाहौर की अदालत में बैरिस्टर भी थे, और उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह उसे फांसी न दे, बल्कि उसे सेल्युलर जेल भेजे। हालांकि उसे आखिरकार फांसी दे दी गई। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या। गांधी जी का यही चेहरा स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या के समय भी सामने आया। स्वामी श्रद्धानंद, जो एक आर्य समाजी थे, ने एक मुहिम शुरू की थी। जो भी हिंदू किसी भी दबाव में पहले मुस्लिम बने हैं, वो शुद्धिकरण से दोबारा हिंदू धर्म में आ सकते हैं। गांधी जी वैसे तो श्रद्धानंद जी के प्रशंसक थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह मुहिम शुरू की, गांधी जी ने उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। श्रद्धानंद जी के निर्देश पर हजारों हिंदू जो किसी कारण से मुस्लिम बन गए थे, अपने धर्म में वापस आ गए, और इसी से आहत होकर अब्दुल रशीद नाम के एक कट्टरपंथी ने स्वामी जी की हत्या कर दी। गांधी जी ने अपने लेख में कहा कि मैं अब्दुल रशीद को हत्यारा नहीं मानता, वो नादान है, उसने गलत लोगों के प्रभाव में ऐसा कर दिया, वो मेरा भाई है। गांधी तो अब्दुल का केस भी लड़ना चाहते थे, पर बाद में जिन्ना ने उसका केस लड़ा। गांधी और नेहरू जब भी इतिहास में बात होती है,
गांधी और नेहरू के संबंधों की तो कुछ इतिहासकार यह आरोप जरूर लगाते हैं कि गांधी का नेहरू के प्रति व्यवहार बहुत ही पक्षपात भरा था। अब यह गांधी की मजबूरियां थीं या नेहरू की प्रतिभा, यह शोध का विषय है। कुछ तथ्यों से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी गांधी का व्यवहार पक्षपातपूर्ण लगता था। सन 1916 यह वो साल था जब गांधी और नेहरू की पहली मुलाकात हुई। गांधी जी नेहरू से बहुत प्रभावित हुए। एक सामान्य कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में शायद गांधी जी से मिलना मुश्किल काम था, लेकिन नेहरू के साथ नाम जुड़ा था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू का, जो अपने जमाने के बड़े और धनाढ्य वकील होने के साथ साथ गांधी जी के आंदोलनों के लिए आर्थिक संसाधनों का मुख्य जरिया भी थे। नेहरू गांधी के साथ आजादी के आंदोलनों में लग गए। अब इसे गांधी का अपंत्व कहिए या मोतीलाल नेहरू का रसूख। 1926 में बड़े नेताओं को दरकिनार कर उन्हें कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 1928 के बारदौली आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद कांग्रेस में आवाज उठने लगी कि पटेल को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना चाहिए, और चूंकि गांधी जी भी पटेल के नेतृत्व कौशल से खुश थे, लोगों को लगने लगा था कि पटेल ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट बने मोतीलाल नेहरू। 1929 में फिर लोगों की आकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जबकि पिता के बाद उसके पुत्र ने किसी कांग्रेसी अधिवेशन की अध्यक्षता की। यहीं से परिवारवाद की नींव पड़ी। इस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज से बदलकर पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता कर लिया। इसी दिन राष्ट्रीय तिरंगा लहराया गया। गांधी जी ने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव खुद पेश किया था। साथ ही साथ 26 जनवरी 1930 को लाहौर में ही रावी नदी के किनारे भारत का पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। यही कारण था कि आजादी के बाद 1950 को इसी तारीख को भारतीय संविधान को अपनाने के लिए चुना गया। इसी सत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की गई और गांधी ने मार्च 1930 के महीने में दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह किया। भगत सिंह में बहुत जगह सुनने और पढ़ने को मिलता है कि अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल 19 मार्च 1931 कराची अधिवेशन को गांधी तत्कालीन वायसराय इरविन से मिले और भगत सिंह और उनके दोनों साथियों की फांसी की सजा रोकने से संबंधित विनती की। गांधी ने इरविन को इसे क्रिश्चियन धर्म के उपदेश से भी जोड़ा, किंतु इरविन ने गांधी के प्रस्ताव को नकार दिया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके दोनों साथियों को फांसी दे दी गई। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि अगर गांधी अपने पूरे प्रयास करते तो फांसी को रोका जा सकता था। हालांकि यह आज भी विवाद का विषय है। 1947 को गांधी लाहौर में थे। इस वक्त तक यह तय हो चुका था कि लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। गांधी एक हिंदू रिफ्यूजी कैंप में गए। वहीं एक रिफ्यूजी ने हिंदू और हिंदू महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में गांधी को बताया तो गांधी ने हंसकर जवाब दिया कि 15 अगस्त के बाद कोई हिंसा नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल गया है जो उन्होंने मांगा था, और जिन्ना ने खुद इस बात का आश्वासन दिया कि हिंदुओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो आपको बिना किसी शंका के जिन्ना और मुस्लिमों के आश्वासन का सम्मान करना चाहिए। 6 अगस्त 1947 को लाहौर में हिंदुओं से बात करते हुए जब फिर एक बार वहां की घटना का जिक्र आया तो गांधी ने कहा कि आपको मृत्यु से भागना नहीं चाहिए, अगर मृत्यु आती भी है तो शांति से बिना डरे मृत्यु को गले लगाना चाहिए। गांधी और तिरंगा देश आजाद हो रहा था। देश को मिलकर अपने राष्ट्र ध्वज का चुनाव करना था।
22 जुलाई 1947 को जब नेहरू ने देश के ध्वज का पहला प्रारूप बड़े नेताओं के सामने रखा तो गांधी जी ने यह कहते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की कि अगर अशोक चक्र की जगह चरखा इसके बीच में नहीं होगा तो मैं इसे सलाम नहीं करूंगा। कुछ लोगों का मानना है कि गांधी ने भी दो बातों पर जोर दिया था। ऊपर से हरा रंग, ख यूनियन जैक को राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा बनाना। हालांकि इसकी प्रामाणिक स्रोतों से पुष्टि नहीं हुई है। स्वतंत्रता के कारण वास्तव में स्वतंत्रता समानांतर चलने वाले विभिन्न आंदोलनों का परिणाम थी। एक अहिंसक असहयोग का गांधीवादी आंदोलन जिसने जनता में एक लहर पैदा की। 2 मतपेटी क्रांति जिसने जनजागरण में योगदान दिया। 3 भारत जैसे गौरवशाली और महान राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले संपूर्ण देश में क्रांतिकारियों व स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष जिनके कारण जनता की जागृति, उच्च स्तर की प्रेरणा और जुनून। 4 बोस का INA गठन और उत्तर पूर्व क्षेत्र में हमला, लाल किले में INA प्रमुखों का मुकदमा और भारत के रक्षा बलों में परिणामी विद्रोह जो भारतीयों द्वारा संचालित थे। गांधी और पाकिस्तान के 55 करोड़ 15 अगस्त 1947 को देश 2 भागों में बंट चुका था और यह बंटवारा जमीन के साथ साथ लोगों, उनकी मान्यताओं और संसाधनों का भी था। तय शर्तों के हिसाब से भारत को पाकिस्तान को 75 करोड़ देने थे, जिसकी पहली किस्त 20 करोड़ भारत दे चुका था, लेकिन जिन्ना की कुनीतियों के कारण दोनों तरफ दंगे शुरू हो गए। भारत द्वारा दिए गए 20 करोड़ रुपयों से हथियार खरीदकर कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान की इस हरकत पर सभी बड़े नेताओं का विचार आया कि अब भारत को बकाया पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह राशि शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की शर्त पर तय हुई थी और पाकिस्तान ने वादा खिलाफी की है। लेकिन गांधी जी के विचार बाकी सबसे अलग थे। उनका कहना था, हमें पाकिस्तान को उसके हक से वंचित नहीं करना चाहिए। गांधी अनशन पर चले गए और मजबूर होकर भारत को वो 55 करोड़ भी देने पड़े। पलायन, भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से लोग पलायन करने लगे। पाकिस्तान से जो हिंदू भारत में शरणार्थी बनकर आए, नेहरू और पटेल ने उन्हें पाक चले गए मुसलमानों के घरों और खाली पड़ी मस्जिदों में रोकने का प्रस्ताव दिया तो गांधी इसके खिलाफ खड़े हो गए। गांधी ने कहा कि यह मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, इसमें हिंदू शरणार्थियों को नहीं रोका जाना चाहिए। एक बार फिर गांधी की जिद के सामने नेताओं को झुकना पड़ा और शरणार्थियों को धूप, बारिश और कड़ाके की ठंड में भी कैंपों में रहना पड़ा। पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान किसने बनाया? इसका सीधा जवाब कहीं नहीं है। जिन्ना, जो अपने प्रारंभ में हमेशा यूनाइटेड इंडिया की बात करते थे, किंतु बाद में कांग्रेस की नीतियों और आंशिक रूप से ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो की नीतियों के कारण उनके मन में अलग देश का विचार आया। चर्चिल ने प्रधानमंत्री के रूप में जिन्ना को पाकिस्तान की पेशकश की। शायद चर्चिल ने भविष्य में भी इस भूभाग पर उनके कदम जमे रहे, इसलिए ऐसा किया होगा। हालांकि जिन्ना ब्रिटिश सरकार के पसंदीदा इसलिए भी थे क्योंकि उन्होंने युद्ध के समय उनका साथ दिया था। अंतिम दिनों में गांधी और नेहरू के बीच मतभेद भी बढ़ रहे थे। एक तरफ नेहरू अंग्रेजों के तो भारत से जाने के पक्षधर थे, पर अंग्रेजियत या यूं कहें कि अंग्रेजी रहन-सहन या जीने के तौर तरीकों से उनको कोई परहेज नहीं था। इसके विपरीत गांधी अंग्रेजियत के खिलाफ थे, अंग्रेजों के नहीं। सत्ता में बैठे हर आदमी को गांधी और उनके आदर्शों से अलग होना पड़ रहा था। पटेल ने एक बार यहाँ तक टिप्पणी की थी कि बूढ़ा आदमी पागल हो गया है और वह चाहता है कि माउंटबेटन उसे और नेहरू को एक साथ लाएं। यह शुरुआती दिनों में था जब पटेल और नेहरू के बीच कई मतभेद पैदा हुए थे और पटेल इस्तीफा भी देना चाहते थे। क्या गांधी जी ने अहिंसा का अभ्यास किया था? उनका अहिंसा परमो धर्म आधा ही था। पूरे श्लोक में धर्म, हिंसा तथैव च शामिल है। अंग्रेजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया।
क्या गांधी ने देश के लिए काम किया? मुसलमानों और नेहरू के प्रति उनके पक्षपात ने राष्ट्र को भारी नुकसान पहुंचाया। क्या गांधी ने हमें बिना खड्ग बिना ढाल आजादी दिलाई? तथ्य यह है कि अंग्रेज कभी नहीं छोड़ते अगर उन्होंने लाल किले पर आईएनए परीक्षणों की यह गलती नहीं की होती। पुलिस और सशस्त्र बलों में विद्रोह के कारण उन्हें पता था कि उनका अंत निकट है और वे जल्दबाजी में पीछे हट गए। जाते जाते भी उन्होंने भारत को एक बड़ा झटका दिया, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। क्या गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं? ऊपर दिए गए सभी तथ्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है। एक युग का अंत 30 जनवरी 1948 को गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेहरू के लिए इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व अहिंसा और घर में धर्मनिरपेक्षता के लिए धर्मयुद्ध था। पटेल के लिए इसका अर्थ था अपनी अखंडता को बनाए रखने के लिए राष्ट्र की इच्छा को संगठित करना और कड़ी मेहनत से पूंजी व श्रम के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध के माध्यम से बहुत कुछ सुधारना। प्रसाद और टंडन के लिए इसका अर्थ था संस्कृत सनातन संस्कृति का समावेश, राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना और भारतीय जीवन का तपस्वी तरीका। विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के लिए इसका अर्थ था सर्वोदय, एक सामाजिक दर्शन जिसका अर्थ है कि व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है और अपने श्रम पर पुरस्कार साझा करता है। सभी नेताओं की मौजूदगी में उनके बेटों ने अंतिम संस्कार किया। प्रयाग में त्रिवेणी में अस्थियां विसर्जित की गईं। इसके बाद सामूहिक सभा का आयोजन किया गया। रान अहमद किदवई ने फुसफुसाया, जवाहर ने न केवल गांधी बल्कि गांधीवाद का भी अंतिम संस्कार किया है। अब जब गुरु चला गया है तो भीड़ को अनुशासित करने वाला कोई नहीं होगा। आलाकमान मर चुका है।